हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल द मोमेंटम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट का, यूरोप में राष्ट्रवाद का, उसमें फर्स्ट चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, और वो जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ अभी तक हमने आप लोगों के साथ 25 क्वेश्चन जो है कि डिस्कस कर लिया है। 25 क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है वो सारा क्वेश्चन जो है कि आपके मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो आज हम लोग उसके नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन से जो है कि डिस्कस करेंगे। टोटल 51 क्वेश्चन है, तो आज हम लोग फिर 26 नंबर यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन से जो है कि आज हम लोग शुरू करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है ये सिर्फ हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से है, और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही अहम सवाल है, अहम क्वेश्चन है, और इस पर आप लोग ध्यान दें। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, जैसा कि हम लोग उस क्लास में पढ़े थे, 25 नंबर क्वेश्चन क्या था कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो गैरीबाल्डी पेशे से किसान था, ये नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, ये एक नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, ये एक नाविक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 नंबर की, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन है आपका लुई 18, फिर जाकर के नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय, और ऑप्शन डी है बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण, जैसा कि एक बार पिछले क्लास में जो हम लोग बीएससीबी का ऑफिशियल वेबसाइट से जो क्वेश्चन डाउनलोड करके उसका डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव का, उसमें जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था। तो ये इसका सही आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर आपका होगा नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। कब किया था, 1806 में किया था। कब किया था, 1806 ईस्वी में किया था। 1806 ईस्वी में जर्मन राज्य संघ का निर्माण किया था। जर्मन जो है कि जर्मन राइन राज्य एक राज्यों का एक प्रकार का जर्मन राज्य था, और इसको जो है कि जो भी मतलब जर्मन के सारे राज्यों को एकजुट करना था, और इसको एकजुट कर करके किसके अधीन करना था, फ्रांस के अधीन करना था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो 1806 याद रखिएगा आप लोग। 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा हुआ है। कुछ 14 में पूछा गया है, उसके बाद आपका जाकर के 16 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया है। तो 1806 में ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है क्रांतिकारियों की, बी है व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर सी है विद्वानों की, और ऑप्शन डी है पादरी एवं सामंतों की। तो जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जालवेरिन के बारे में। तो जालवेरिन जो थी एक गुप्त संस्था थी। जालवेरिन एक गुप्त संस्था थी जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी में होती है। जिसकी स्थापना कभी थी, 1810 ईस्वी में थी। और ये जो था ये जर्मनी के नेपोलियन के शासन के खिलाफ काम कर रहा था। ये जर्मनी में नेपोलियन के शासन के खिलाफ काम कर रहा था। तो जालवेरिन कैसी संस्था थी, एक क्रांतिकारियों की संस्था थी, एक क्रांतिकारियों की संस्था थी, और इसका स्थापना 1810 में हुआ। और ये कहाँ हुआ, ये जर्मनी में हुआ। ये जर्मनी के नेपोलियन के शासन के खिलाफ काम कर रहा था। तो ये जालवेरिन कैसी संस्था थी, ये क्रांतिकारियों की संस्था थी, और इसकी स्थापना 1810 में होती है, और ये कहाँ, जर्मनी में होती है। और ये किसके खिलाफ काम कर रही थी, ये जो काम कर रही थी आपको जर्मनी के नेपोलियन बोनापार्ट के शासन के खिलाफ काम कर रही थी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ये क्वेश्चन भी आज सेकंड बार हम लोग कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है कि ये किया था आपको बिस्मार्क ने। ये किया था बिस्मार्क ने। हम लोग इस पर पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 1862 में एक भाषण के दौरान बिस्मार्क ने कहा था कि जर्मनी की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, जो जर्मनी के साथ जर्मनी के खिलाफ युद्ध करने के लिए, जर्मनी की शक्तियों को एकजुट करने के लिए रक्त और लौह की आवश्यकता है। रक्त और लौह की आवश्यकता है और उसने जर्मनी की शक्ति को बढ़ाया था। तो जर्मनी रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बिस्मार्क ने किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कब ये रक्त एवं लौह की नीति का कब बोला था। ये 1862 में बताया था। 1862 में एक सभा का आयोजन हो रहा था, उसी में इसने भाषण दिया था बिस्मार्क ने कि रक्त एवं लौह की आवश्यकता है जर्मनी की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है 1864, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871। क्वेश्चन एक बार और सुना देता हूं आप लोगों को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। 1864, 1866 और 1870 और 1871। इसका सही आंसर आपका होगा 1871। 1871 में जो है कि फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और ये किसके किसके बीच हुई। फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई। फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई। किसके बीच हुई थी। फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोपवासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान साहित्य एक प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो यूरोपवासियों के लिए साहित्य ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा स्रोत इंस्पिरेशन कौन रहा। तो ये हम लोग इसी क्वेश्चन को इसी जो यूरोप में राष्ट्रवाद का ही जो है 1 से 25 तक में क्लास वाला में जो किए हैं, तो उसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताया एक क्वेश्चन था कि यूरोप का पालना किसे कहा जाता है। तो यूनान को कहा जाता है। तो यूनान को कहा जाता है। तो क्वेश्चन था मेरा कि यूरोपवासियों के लिए साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान क्या प्रेरणा स्रोत कौन देश रहा। तो यूनान रहा, क्योंकि यूनान जो है शुरू से ही राजनीति दर्शनवादी कला चिकित्सा ज्ञान विज्ञान में काफ़ी आगे रहा और इसी से इंस्पायर यूरोपवासी हुए थे। तो इसीलिए यूरोपवासियों के लिए देश के साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान के लिए प्रेरणा स्रोत रहे यूनान। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि नेपल्स की संधि कब हुई। नेपल्स की क्रांति कब हुई। थोड़ा सा क्वेश्चन ये है इसलिए मैं आप लोग को 2-3 बार बताता रहा हूं। नेपल्स की क्रांति कब हुई। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है आपका 1820, ऑप्शन बी 1821, ऑप्शन सी 1822 और ऑप्शन डी है 1823। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। 1820 में, 1821 में, 1822 में, 1823 में। तो नेपल्स की क्रांति जो हुई, ये नेपल्स क्या था। नेपल्स एक इतालवी शहर है। नेपल्स एक इतालवी शहर है। नेपल जो है एक इतालवी शहर है और इतालवी के पुनर्जागरण और एकीकरण के लिए यह क्रांति हुई थी।
इतालवी के एकीकरण और पुनर्जागरण के लिए ये एकीकरण के लिए हुआ था। और नेपल जो है एक इतालवी शहर है, तो इसका आंसर क्या होगा, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा 1820 ईस्वी में। कब हुई थी, 1820 ईस्वी में। ये नेपल्स एक इतालवी शहर है। नेपल्स एक जो है कि एक इतालवी का एक शहर है जहाँ इतालवी को जो है कि एकीकरण और पुनर्जागरण के लिए आंदोलन किया, क्रांति हुआ था। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन कहता है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, ऑप्शन ए में क्या था, ऑप्शन ए है आपका फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ये आपका हुआ था कहाँ, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन आपका कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ था। और ये जो हुआ था ये मजदूर वर्ग के हितों के लिए संरक्षण था, मजदूर वर्ग के हितों के लिए संरक्षण था। मतलब मजदूर वर्ग के हित के लिए जो है कि सोचा गया था, उसके बारे में जो है कि कुछ नियम कानून बनाए गए थे। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो मजदूर वर्ग के हितों के लिए हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ये क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों को पहले वाले क्लास में। ऑफिशियल वेबसाइट जो क्वेश्चन डाला गया था बीएसईबी के, उसमें था कि यूनान कब स्वतंत्र हुआ, यूनान को स्वतंत्रता कब पूर्ण रूप से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन 1836, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1842, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 1830। एक बार और बता देता हूं, ऑप्शन 1800 ए ऑप्शन आपका है 1836, दूसरा ऑप्शन 1832, तीसरा ऑप्शन 1842, चौथा कोई ऑप्शन है आपका 1830। तो 1842 में संविधान बना था वहां का। 1842 में क्या बना, 1842 में संविधान, वहां का संविधान पूर्ण लागू हुआ था। और 1832 में ये आजाद हुआ। 1832 में इसको यूनान आजाद हुआ था। स्वतंत्रता इसको कब मिली थी, 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में इसकी आज़ादी मिली थी। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था, 1832 में। और 1842 में वहां संविधान लागू किया था। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि ऐतिहासिक का द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हीगेल, ऑप्शन बी है अंडर्ट, ऑप्शन सी है हम्बोल्ट, ऑप्शन डी है जैकब ग्रीम। ऑप्शन ए आपका क्या है, हीगेल, ऑप्शन बी अल्बर्ट अंडर्ट, ऑप्शन सी हम्बोल्ट और ऑप्शन डी जो है ये है जैकब ग्रीम। तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या जो किया था वो हीगेल ने किया था। किसने किया था, हीगेल ने। इसका सही आंसर होगा हीगेल ने किया था। और इसका सर्वप्रथम विकास किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। सर्वप्रथम विकास किसने किया था सर्वप्रथम विकास कार्ल मार्क्स ने किया था। तो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन कहता है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी। तो ये व्याख्या तो हीगेल ने की थी, लेकिन इसका प्रथम विकास जो है, सर्वप्रथम विकास जो है कि कार्ल मार्क्स ने किया था। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1828, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1830 और ऑप्शन डी है 1931। ऑप्शन ए आपका क्या है 1828, ऑप्शन बी 1829 और ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1931। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, 1829 में। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी आपका सही है कि इसका जो है कि एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी ये आपका हुआ था 1829 में। ये रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच हुआ था। रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच जो है कि एक संधि हुई थी। रूस और
ऑटोमन साम्राज्य के बीच हुआ था। रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच हुआ था। रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच हुआ था। रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच जो है कि एड्रियानोपुल की संधि हुई थी और ये हुई थी 1829 में। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो ये सब आप लोग नोट करना हो तो कर लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई, किन दो देशों के बीच। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एड्रियानोपुल की संधि जो होती है 1829 में रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच में। लेकिन अब यही क्वेश्चन फिर से इसी में पूछा कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में। 2022 का क्वेश्चन में ये आया हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में 2022 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो एड्रियानोपुल की संधि में किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका तुर्की रूस, ऑप्शन बी है आपका यूनान पोलैंड, ऑप्शन सी है तुर्की हंगरी और ऑप्शन डी है हंगरी और पोलैंड। तो इसका सही आंसर ऑटोमन साम्राज्य और रूस के बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो होगा तुर्की और रूस, क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा, तुर्की और रूस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, तुर्की और रूस। ऑटोमन साम्राज्य कहां का, तुर्की का था, तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य था और रूस। तो इसलिए इसका आंसर एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, तो तुर्की और रूस के बीच हुई थी। अब आते हैं हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था। सेडोन का युद्ध किन के बीच। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑस्ट्रिया और पर्सा, ऑप्शन बी है ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन सी है फ्रांस और पर्सा, ऑप्शन डी है पर्सा और रूस। ऑप्शन एक बार और देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका ऑस्ट्रिया और पर्सा, ऑप्शन बी है ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन सी है फ्रांस और पर्सा, ऑप्शन डी है पर्सा और रूस। तो आपका ये क्वेश्चन कहता है कि सेडोन का युद्ध कब हुआ था, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था, किनके बीच हुआ था। तो इनका जो है कि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सही, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। 1 सितंबर 1870 को हुआ था। कब हुआ था, 1 सितंबर 1870 को। इसमें हारा कौन था, हार जो गया था इसमें हारा था आपको फ्रांस, जो है कि इसमें हार गया था, फ्रांस हार गया था, पर्सा जो है कि जीत गया। पर्सा विजयी हुआ और फ्रांस जो है कि पराजय हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। और ये जो हुआ था 1 सितंबर 1870 को हुआ था, पर्सा जिसमें विजयी हुआ था, फ्रांस हार गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य, यानी कि किस देश का हंगरी पर पूरा का पूरा अधिकार था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी है तुर्की। ऑप्शन ए आपका क्या है, फ्रांस है, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया है, ऑप्शन सी ब्रिटेन है और ऑप्शन डी जो है कि वो है आपका तुर्की। क्वेश्चन है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, पूर्ण आधिपत्य था। तो इसका सही आंसर होगा अब इसका सही आंसर ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है कि कहां, हंगरी पर पूरा अधिकार था, हंगरी पर ऑस्ट्रिया का जो है कि हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, पूरा का पूरा आधिपत्य था, अधिकार था। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था।
पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड के विद्रोह को जो है कि कुचला था किसने? आपको जाकर के ये रशिया ने, किसने? रूस ने जो है कि पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। ये जो है कि 1830 में जिसे नवंबर विद्रोह भी कहते हैं, जिसे पोलैंड का विद्रोह को इसको क्या कहते हैं? नवंबर का विद्रोह। नवंबर का विद्रोह। और ये हुआ कब था? 1830 में हुआ था। ये जो हुआ था आपको 1830 में हुआ था, और ये पोलैंड की आज़ादी के लिए था। पोलैंड की आज़ादी के लिए था, जो रूस के अधीन था, जो रूस के अधीन था, जो रूस के अधीन था। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो ये एक बार याद कर लीजिएगा कि पोलैंड का विद्रोह क्यों किसने शुरू किया? पोलैंड का विद्रोह को किसने शुरू किया था? तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने शुरू किया था, और ये इसे नवंबर विद्रोह भी कहते हैं, और ये 1830 में हुआ था। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? तो अभी इसका जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं कि सेडोन का युद्ध कहां हुआ था। तो फ्रांस और क्या कहते हैं आपका जाकर के फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, फिर जिसमें जो है कि फ्रांस हार गया था, पर्सा जीत गया था। हैं, तो अभी इसी का इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा का बीच युद्ध कहां हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर जो आपका होगा वो होगा सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच ये युद्ध हुआ था, और इसमें जो है कि फ्रांस हार गया, पर्सा जो है कि जीत गया था। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। यह क्वेश्चन भी आपका 2015 में पूछा हुआ है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी है सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन सी है पर्शिया डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन डी है सेडोन का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा आपको, इसका सही आंसर 41 का ऑप्शन नंबर डी, सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध, इसका सही आंसर सेडोन का युद्ध होगा। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडोन के युद्ध के बाद जो है कि जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। अब बात हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी है विक्टर इमैनुअल, और ऑप्शन डी है मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन बी है आपका गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी है विक्टर इमैनुअल, और ऑप्शन डी है मुसोलिनी। तो क्वेश्चन कहता है मेरा कि यंग यूरोप, तो यंग यूरोप का संस्थापक जो था वो था आपका मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक जो था वो आपका था मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही बार कोई एग्जाम में आ चुका है, 19 का एक सेकंड शिफ्ट में आया है ये क्वेश्चन। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका तुर्की, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी है आपका इटली, ऑप्शन सी है आपका इंग्लैंड, और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो यूरोप का मरीज किसके कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44।
क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस का गठन मतलब कब हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। वियना कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1818, ऑप्शन सी 1820, ऑप्शन डी आपका है 1848। ऑप्शन क्या है? वियना कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है आपका 1858, ऑप्शन बी है 1818, ऑप्शन सी 1820 और ऑप्शन डी 1848। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 1815 में। वियना कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। वियना कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन मेजनी, ऑप्शन बी गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो मेजनी, गैरीबाल्डी, लेनिन ये सब इटली के एकीकरण से भी फेमस थे, लेकिन इसमें जो है कि इसका आंसर सही होगा बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था ये जर्मनी के एकीकरण से फेमस हुआ। जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण से ये जो है कि फेमस हुआ। तो अब हम लोग क्वेश्चन जो है करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में से किसका संबंध जो है कि नहीं है? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी काउंट काबूर और ऑप्शन डी है गैरीबाल्डी। और एक बार फिर से ऑप्शन आपको बता देता हूं कि ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी काउंट काबूर और ऑप्शन डी है गैरीबाल्डी। तो इटली के एकीकरण से किसका संबंध नहीं है? तो अभी मैं आप लोगों को बताया कि इटली के एकीकरण से जो संबंध था ये आपका मेजनी से था, ये आपका गैरीबाल्डी से था, ये लेनिन से था, लेनिन से नहीं था। मेजनी और गैरीबाल्डी का जो है कि इटली के एकीकरण से संबंध था, लेकिन बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण से संबंधित था। लेकिन क्वेश्चन यहां पर मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 की इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो जर्मनी के एकीकरण में जो है कि बिस्मार्क था, तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान नहीं था। तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा 46 का, 46 नंबर का। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद, 1830 की क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति थी। 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, आप हिस्ट्री के जो है कि 10th क्लास के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, तो उसमें 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति का जो है कि बहुत ही डीपली उसमें जो है कि उसका व्याख्या किया गया है। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। इसका ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर सी है गणराज्य और ऑप्शन नंबर डी है अधिनायकवाद। ऑप्शन क्या है? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी गणराज्य, ऑप्शन डी है अधिनायकवाद। एक बार और बता देता हूं कि 1830 की क्रांति जो हुई उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो शासन स्थापित हुआ वो किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए था आपका संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी था संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी गणराज्य और ऑप्शन डी है अधिनायकवाद। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका वो होगा, आपका सही आंसर संवैधानिक राजतंत्र। क्या होगा आंसर आपका? संवैधानिक राजतंत्र। ये ऑप्शन आपका सही होगा, संवैधानिक राजतंत्र। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है कि कौन उत्तरदायी था, कौन जिम्मेदार था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है काउंट काबोर, ऑप्शन बी है बिस्मार्क,
ऑप्शन सी है गैरिबाल्डी और ऑप्शन डी है मेजनी। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका काउंट काबूर, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी जो है कि गैरिबाल्डी और ऑप्शन डी है आपका मेजनी। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, कौन जिम्मेदार था? तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका आपका सही आंसर जो है वो है आपका बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था? तो ये एक बिस्मार्क था। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये सारा क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ बच्चों मैं कर रहा हूं, ये टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का इतना 51 क्वेश्चन टोटल मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन जो है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? अभी इसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसी क्वेश्चन में कि 1871 में कौन सी संधि, कौन सा समझौता हुआ था? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन ए आपका फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन बी फ्रांस की संधि, ऑप्शन सी वियना कांग्रेस की संधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए इसका आंसर कौन होगा? 1871 में आपका जो हुआ वो फ्रैंकफर्ट की संधि है। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि। यह क्वेश्चन आपका 2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। मेजनी एवं इमैनुअल, मेजनी एवं जो है कि इमैनुअल, बी है गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी है काउंट काबूर और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ऑप्शन ए क्या है कि मेजनी और विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इटली के एकीकरण जो है कि 1861 में जब हो जाता है, 17 मार्च 1861 को जब इसका इटली का एकीकरण होता है, तो उसके बाद जो है कि इमैनुअल को राजा बना दिया जाता है। इमैनुअल को वहाँ का, विक्टर इमैनुअल को वहाँ का सम्राट बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए मेजनी एवं इमैनुअल, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी काउंट काबूर और ऑप्शन डी जो है कि इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। मेजनी भी था, विक्टर इमैनुअल भी था, गैरिबाल्डी भी था और आपका जाकर के काउंट काबूर भी था। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा। इटली के एकीकरण में इन सभी का योगदान था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन जो है कि कहाँ का निवासी था? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का। फ्रांस का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का या फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए में फ्रांस, बी में जर्मनी, सी में ब्रिटेन, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन जो था ये आपका जो था ये एक उद्योगपति था, ये एक उद्योगपति था और ये जो था ये यूनाइटेड किंगडम का था। कहाँ का था? यूनाइटेड किंगडम का था। यूनाइटेड किंगडम के वेल्स का रहने वाला था, इसलिए इसका सही आंसर आपका होगा ब्रिटेन, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, ये यूनाइटेड किंगडम का रहने वाला था, इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका ब्रिटेन का होगा। और आपका पूरा 51 क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट हो गया। और अब आप लोगों को जो है कि फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का इसी प्रकार से क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, आपका पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर के, राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, फिर अर्थशास्त्र का। इसी तरीके से हर चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है कि एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। आप लोग जो है कि आप लोग इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।